खान। सो हमने जो है डेंटल सीमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज, सारी क्लासिफिकेशन, ठीक है, सारी टाइप्स डेंटल सीमेंट्स की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 में ल्यूटिंग एजेंट, टाइप 2 में रेस्टोरेटिव एप्लीकेशन, टाइप 3 में लाइनर और बेस एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब आपको बता दिया है। अब हम जो है डिटेल में देखते हैं कि सीमेंट एज ल्यूटिंग एजेंट किस तरह का है। वैसे मैंने जिस तरह से आपको समझाया है, आई होप कि आप ये खुद कमेंट में बता रहे होंगे, ठीक है बेटे। तो ल्यूटिंग क्या होती है? प्लेसिंग अ विस्कस मटेरियल एट द इंटरफेस ऑफ प्रोस्थेसिस एंड टूथ सरफेस इन ऑर्डर टू रिटेन दी प्रोस्थेसिस। हम प्रोस्थेसिस को रिटेन रखना चाह रहे हैं टूथ सरफेस पे। तो टूथ सरफेस और प्रोस्थेसिस के दरमियान उसका जो इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस ऑफ प्रोस्थेसिस एंड टूथ सरफेस की तरह हम एक ऐसा विस्कस मटेरियल प्लेस करेंगे जो कि उनको वेट कर सके और प्रोस्थेसिस को अपनी जगह पे जो है फिक्स कर सके, उनकी बॉन्डिंग को, उनकी गुड बॉन्डिंग हो सके, ठीक है, आपस में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर है प्लेसिंग अ विस्कस मटेरियल, वो विस्कस मटेरियल जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, कम हो, ठीक है, मतलब कोई, ठीक है, मीन वो आसानी से क्या कर सके, फ्लो कर सके इन बिटवीन या एट इंटरफेस ऑफ प्रोस्थेसिस। ये प्रोस्थेसिस है, ठीक है, और ये टूथ सरफेस है, ठीक है। तो इनके दरमियान जब वो इजीली अच्छे से फ्लो होगा, ठीक है, ये प्रोस्थेसिस है और ये टूथ सरफेस है। अब इनके दरमियान जो अच्छे से फ्लो होगा ल्यूटिंग एजेंट, तो देखिए यहाँ पे हम टूथ सरफेस पे लगाएंगे और प्रोस्थेसिस को उसके ऊपर रखेंगे और क्या हो जाएगा, ल्यूट हो जाएगी पूरी सरफेस और अच्छे से क्या हो जाएगी, गुड बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग अच्छे से अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही मैं आपको समझाना चाह रही थी जो ऊपर मैंने आपको प्रोस्थेसिस का बताया था कि जब हम प्रोस्थेसिस को टिश्यू सरफेस पे या तो सरफेस पे डालते हैं तो वहाँ पे हम ल्यूटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जिनकी विस्कोसिटी हम प्रेफर करते हैं कि विस्कोसिटी कम हो, ठीक है। कम होगी तो अच्छे से फ्लो करेगा, अच्छे से ल्यूट हो सकेगा, अच्छे से वेट हो सकेगा। न्यूएस्ट डेंटल ट्रीटमेंट इंक्लूड अटैचमेंट ऑफ प्रोस्थेसिस टू द टूथ, ठीक है, मतलब न्यू डेंटल ट्रीटमेंट में हम इंक्लूड होता है कि हम अटैचमेंट करवाते हैं इस प्रोस्थेसिस को टूथ के साथ, ठीक है। दीज इंक्लूड सिरेमिक्स। अब ये सिरेमिक भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, मेटल सिरेमिक भी हो सकता है और कंपोजिट रेस्टोरेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब जो है हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें सीमेंट और टूथ इंटरफेस। अब जो यहाँ पे हमने एज अ ल्यूटिंग एजेंट सीमेंट यूज़ किया है ना, एज अ ल्यूटिंग एजेंट जो हमने यूज़ किया है सीमेंट, अब हम उस सीमेंट और उस टूथ का इंटरफेस अगर हम देखेंगे ना तो वो इस तरह से होगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, वो इस तरह से होगा। तो ये आपको सीमेंट और टूथ का इंटरफेस दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, प्रोस्थेसिस को टूथ सरफेस के साथ एडहेयर करके रख रहा है। कैविटी वार्निश क्या होते हैं बेटे? वार्निश जो होते हैं ना, ये वो सोल्यूशन होते हैं नेचुरल गम्स के, ठीक है, जो कि सिंथेटिक रेजन्स होते हैं या वो रेजन जो कि डिज़ोल्व हो सके वोलेटाइल सॉल्वेंट में। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट कौन से, लाइक एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ऐसे सिंथेटिक रेजन जो कि इन वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सके, ठीक है, और फिर उसको जो है उस सोल्यूशन को, जैसे जाहिर सी बात है जब रेजन जो है इन वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे तो एक सोल्यूशन बनेगा, तो उस सोल्यूशन को जो है हम यूज़ करते हैं एज अ वार्निश ऑफ अ नेचुरल गम्स, ठीक है। अच्छा, एजेंट डेट रिड्यूस पल्पल इरिटेशन, ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं पल्पल इरिटेशन को, ठीक है। दे आर नेचुरल गम्स सच एज कोपाज और रोजेंस और सिंथेटिक रेसिन डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ठीक है। तो ये वही बात हो गई कि बेटे ये क्या करते हैं, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, वार्निश मैंने बता दिया। और मेन पॉइंट क्या है कि ये वो एजेंट है जो कि रिड्यूस करते हैं पल्पल इरिटेशन को, ठीक है। किस तरह से रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये एज अ नेचुरल गम्स काम कर रहे हैं ना, तो पल्पल इरिटेशन को तो रिड्यूस कर देंगे। किस तरह से करेंगे, दे आर नेचुरल गम्स लाइक कोपाल्स और रोजेंस, ठीक है। जाहिर सी बात है ये आपने डीप कैविटीज़ बना ली, ठीक है। अब ये पल्प इरिटेट हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने कैविटी वार्निश लगा दिया। कैविटी वार्निश क्या करेगा, ये वो सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, जब रेजन को हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वो सोल्यूशन आता है जिसे हम सोल्यूशन ऑफ नेचुरल गम्स कह रहे होते हैं। मतलब ये ऐसा सोल्यूशन है जो नेचुरल गम्स का होता है, ठीक है। और खुद सोचिए जब नेचुरल गम्स यहाँ पे एज अ सोल्यूशन यहाँ पे जब हम उसको लगाएंगे एज अ नेचुरल गम्स तो क्या होगा, पल इरिटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद लिटरेचर जनरली सजेस्ट डेट वार्निश रिड्यूस पल्पल इरिटेशन। बस इसमें जो मेन चीज़ याद रखने की है वो क्या है कि वार्निश क्या होते हैं। ये वो रेजेंस हैं, वो सिंथेटिक रेजेंस हैं जो कि वाटर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, और उस सोल्यूशन को हम फिर, और ये एक नेचुरल गम्स की तरह होते हैं, ठीक है, और फिर इस सोल्यूशन को जो है वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे पल्पल इरिटेशन होती है, और इस तरह से वो पल्पल इरिटेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। वार्निश रिड्यूस पल्पल इरिटेशन मेन पॉइंट। देखें ये इस तरह से कोपाल प्लस हो गया कैविटी वार्निश, ठीक है। इसको इस तरह से हम, जब कैविटी डीप बन जाती है और पल्प इरिटेट हो रहा होता है, ठीक है, बेस से भी काम नहीं चढ़ता, तो फिर हम कैविटी वार्निश लगाते हैं। अच्छा, दिस कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इन विट्रो स्टडीज़, ठीक है, showing reduction in infiltration of fluids through marginal areas and prevent penetration of corrosion product of amalgam through dentinal tubules। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई ये कैविटी वार्निश फिर क्या करेगा। अगर फॉर एग्जांपल उस कैविटी में आपने जो है अमलगम की फिलिंग की हुई है, तो खुद सोचिए जब अमलगम की फिलिंग आपने की है, ठीक है, और वहाँ पे कोरोजन प्रोडक्ट हो, जाहिर सी बात है पेनिट्रेशन हो रही होगी, ठीक है, पेनिट्रेशन हो रही होगी, तो वो पल्प इसी वजह से इरिटेट हो रहा है, क्योंकि वो एक तो डीप कैविटी बन गई है, ऊपर से आपने अमलगम की फिलिंग, क्योंकि मतलब ये तो कंडीशन पे बेस करता है ना, लाइक हमने अगर अमलगम की फिलिंग वहाँ पे कर दी है, तो अब वो अमलगम की फिलिंग आपको पता है कोरोजन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, अमलगम में जब पढ़ाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा। अब वो कोरोजन प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, डेंटिनल ट्यूब्यूल में से पास कर रहे हैं और पल्प को इरिटेट कर रहे हैं, तो उस इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कैविटी वार्निश लगाते हैं। वो कैविटी वार्निश इस पल्प को प्रिवेंट करता है, कोरोजन प्रोडक्ट पास नहीं होने देता, क्योंकि वो एज अ नेचुरल गम्स यहाँ पे आ गया। और अब जो है जो अमलगम की कोरोजन प्रोडक्ट है वो डेंटल ट्यूब्यूल में पास ही नहीं करेंगे, जब पास नहीं करेंगे तो पल्प इरिटेट ही नहीं होगा, तो ये मेन चीज़ है, ठीक है। थस इट रिड्यूस दी टूथ डिस्कलरेशन, और इस तरह से टूथ डिस्कलरेशन को भी रिड्यूस कर सकता है। अच्छा, उसके बाद टू अटेन अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कोटिंग ऑन ऑल सरफेस ऑफ द प्रिपेयर्ड कैविटी द क्लिनिकल शुड अप्लाई एटलीस्ट 2 थिन लेयर ऑफ वार्निश। हम क्या करते हैं, यह भी मैंने बताया, जब हम जो है ये हमारा टूथ है और ये हमारी कैविटी है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कोटिंग करेंगे, कंटिन्यूस कोटिंग करेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कोटिंग करेंगे प्रिपेयर्ड कैविटी की। हमने प्रिपेयर्ड कर ली कैविटी, कैरियस जो टूथ था उसको हमने रिमूव करके, जो रिमूवल ऑफ कैरियस पार्ट था उसको रिमूव करके कैविटी बन गई। अब हम यहाँ पे वार्निश को अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वार्निश को जब हम अप्लाई करेंगे तो हम यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस कोटिंग करेंगे सरफेस ऑफ प्रिपेयर्ड कैविटी, और क्या होगा, एटलीस्ट 2 थिन लेयर ऑफ वार्निश हमने अप्लाई करना है, ये मेन पॉइंट है। हमने क्या करी, एक लेयर अप्लाई कर ली, उसके बाद हमने क्या करी, सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर ली, ठीक है, देखिए सेकेंड लेयर भी हमने अप्लाई कर ली। इससे क्या होगा कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अमलगम की फिलिंग की है, ठीक है, तो अमलगम के जो कोरोजन प्रोडक्ट है वो डेंटिनल ट्यूब्यूल में पास नहीं करेंगे, उस तरह से पल्प जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। और पल्प इसी वजह से कहते हैं कि कैविटी वार्निश जो है वो पल्प की इरिटेशन को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि वो एज अ नेचुरल गम काम कर रही होती है कैविटी वार्निश। और कैविटी वार्निश एक सोल्यूशन होता है जब रेजेंस को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। बार बार इसी वजह से कह रही हूँ कि बेटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, BCQs में भी मिस्टेक करते हैं, उनको समझ नहीं आ होता कैविटी वार्निश, बेसेस, लाइनर्स क्या है, और वाइवा में भी वो फंस जाते हैं। तो बेटे ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये सारे BCQs AEMQ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन आपने मेमोराइज करके रखनी है। अच्छा, व्हेन द फर्स्ट लेयर ड्राइज स्मॉल पिन होल्स यूजुअली डेवलप्ड। देखिए हम पहली लेयर लगाते हैं जो कि मैंने किससे शो की है, पर्पल से, ठीक है, फर्स्ट लेयर मैंने किससे शो की थी, पर्पल कलर से। तो पहली लेयर लगाने के बाद हम वेट करेंगे जब वो लेयर ड्राई हो जाएगी, तो उसमें आप देखेंगे कि स्मॉल पिन होल यूजुअली क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। उसके बाद हम सेकंड या थर्ड लेयर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिल इन मोस्ट दीज वाइड्स। क्यों हम फिर ये सेकंड लेयर हमने अप्लाई की, क्योंकि जब हमने फर्स्ट लेयर अप्लाई की थी जो पर्पल कलर से मैंने की थी, ठीक है, तो उसमें स्मॉल पिन होल्स डेवलप्ड हो गए थे। फिर मैंने सेकेंड लेयर अप्लाई की जो कि मैंने ये स्काई ब्लू कलर से अप्लाई की, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेयर अप्लाई करने से जो वाइट्स थे, जो स्मॉल पिन होल्स थे, वो कवर हो गए। अगर वो सेकेंड लेयर पे भी कवर्स नहीं होते तो फिर मैं क्या करूँगी, थर्ड लेयर भी अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है बेटे। तो ये बात बताई जा रही है, मतलब एक लेयर आपने अप्लाई की, जब वो ड्राई हो जाएगी तो आपने देखना है कि भाई अगर स्मॉल पिन होल्स डेवलप हो रहे हैं तो सेकंड लेयर अप्लाई कर दो। सेकंड लेयर पे जब ड्राई होगी तो आपने देखा कि हाँ अब कोई वॉइड्स कोई नज़र नहीं आ रहे, तो देन इनफ है, वरना आप थर्ड लेयर पे भी जा सकते हैं। अ वार्निश इज नॉट इंडिकेटेड व्हाइल एडहेसिव मटेरियल सच एज GIC एंड रेजिन बेस्ड कंपोजिट आर यूज। अब ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ।
सो नेक्स्ट क्या है, कैविटी लाइनर्स। तो बेटे कैविटी लाइनर्स क्या है, कैविटी लाइनर्स दिस, तो कैविटी लाइनर्स को अगर हम पढ़ें, ठीक है, थिन लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ सीमेंट होती है, सच एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने देखा था कि ये जो है चले वो है लो स्ट्रेंथ बेसिस के तौर पे यूज़ होता है, इसके यूज़ में जब हमने देखा था, लेकिन अभी हम कैविटी लाइनर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कैविटी लाइनर्स में क्या होते हैं, थिन लेयर ऑफ सीमेंट, ठीक है, सच एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन इन एन एक्वस और रेजन कैरियर। ठीक है, formulated by depressing calcium hydroxide cement in resin carrier solution, the carrier evaporate or leave very thin coating of a liner. Because calcium hydroxide is soluble in oral fluid, it's mandatory not in apply. अब ये जो है अगर मैं आपको समझाऊँ, सो बेटे अगर मैं आपको कैविटी लाइनर्स का बताऊँ, ठीक है, मैंने आपसे कहा था ये हमारी कैविटी है, ठीक है, कैरियस पार्ट ऑफ टूथ जो हमने रिमूव कर दिया, हमारी कैविटी बन गई है। अब हमने थिन लेयर ऑफ सीमेंट अप्लाई करना है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ सीमेंट लाइक सच एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो सस्पेंशन होगा रेजन्स कैरियर में, ठीक है, वो हम अप्लाई करेंगे। जब वो हम अप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको पता है कि जो रेजन्स कैरियर सोल्यूशन में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स को क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, और जो कैरियर होंगे ना रेजन्स कैरियर, वो तो एवपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, रेजन्स जो होंगे वो एवपोरेट हो जाएंगे और लीव करेंगे वेरी थिन कोटिंग ऑफ अ लाइनर। फिर यहाँ पे जो रेजन्स हमने अप्लाई किए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ, तो वो रेजन्स क्या हो जाएंगे, वो एवपोरेट हो जाएंगे और एक थिन लेयर छोड़ जाएंगे कैविटी पर। ठीक है, तो वो जो थिन लेयर जो छोड़ी जाएगी, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपको पता है कि सॉल्युबल होता है ओरल फ्लूइड्स में, तो मैंडेटरी नॉट टू अप्लाई इट ऑन दी कैविटी मार्जिन। ठीक है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं कि कैविटी मार्जिन पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको रेजन्स के साथ अप्लाई करते हैं और रेजन्स एवपोरेट हो जाते हैं, थिन लेयर यहाँ पे कैविटी लाइनर्स के तौर पे छोड़ दी जाती है कैविटी पे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका डिफरेंस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फिर लाइनर्स और ये वार्निश में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों आपने सेम ही आपने मतलब तकरीबन सेम समझ आ रही है हमें। तो बेटे ऐसे नहीं है, लाइनर्स और वार्निश डिफरेंस है। आपने वार्निश में क्या पढ़ा था कि ये वार्निश जो होते हैं ना, अगर मैं आपको दोबारा से, वार्निश में हमने क्या पढ़ा था कि ये वो सोल्यूशन है जब सिंथेटिक रेजिन्स को वोलेटाइल सॉल्वेंट में एसीटोन, ईथर में या क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व किया जाता है, ठीक है, सिंथेटिक रेजिन को, तो वो जो सोल्यूशन होता है वो एज अ वार्निश यूज होता है, वो रिड्यूस करता है पल्पल इरिटेशन को, यही पढ़ा था ना। अब मैंने आपको लाइनर्स में बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंड हुआ होता है किसमें, रेजन्स में, ठीक है, और रेजन्स आपको पता है कि वोलेटाइल होता है, एवपोरेट हो जाते हैं और एक थिन लेयर ऑफ लाइनर कैविटी पे छोड़ दी जाती है। तो अब आप बोलेंगे कि मैम ये दोनों तो तकरीबन हमें सेम ही लग रहे हैं, बेटे सेम नहीं है। अगर मैं इनका डिफरेंस बताऊँ ना आपको, तो जो वार्निश होते हैं ना वो थिनर होते हैं देन लाइनर से, ये बात याद रखेगा। जो वार्निश होते हैं ना वो क्या होते हैं, थिनर देन लाइनर्स होते हैं, जबकि लाइनर्स थिकर देन वार्निश होते हैं, ये डिफरेंस है इसमें। तो जल्दी से इसको मेमोराइज कर ले कि अच्छा वार्निश और लाइनर, जो मैंने दोबारा से रिपीट करवाया है, ठीक है, तो उसमें पहले तो हमें लगा कि तकरीबन सेम चीज़ें, लेकिन जो डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस मैंने बताया कि वार्निश जो होते हैं ना वो थिनर होते हैं देन लाइनर से, जबकि लाइनर थिकर होते हैं देन वार्निश से। ठीक है, क्यों थिकर होते हैं, क्योंकि जब रेजन्स एवोपरेट होगा तो वो एक थिक लेयर छोड़ जाएगी कैविटी पे, तो ये थिकर देन वार्निश होते हैं। ठीक है, और लाइनर का सेकंड क्या है, कैरी थेरेपेटिक एजेंट, ठीक है, जबकि वार्निश जो है डज नॉट कैरी थेरेपेटिक एजेंट, इसमें कोई थेरेपेटिक एजेंट नहीं होता वार्निश में, जस्ट रिड्यूस करता है पल्पल इरिटेशन को, जबकि लाइनर्स में क्या है, थेरेपेटिक एजेंट्स है, कैरी करता है। अच्छा, ग्रेटर फिल्म थिकनेस होती है 25 माइक्रोमीटर होती है लाइनर्स की, जबकि लेस फिल्म थिकनेस होती है किसकी, वार्निश की, जो कि 5 to 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, जाहिर सी बात है थिनर है तो लेस फिल्म थिकनेस ही होगी ना, फिल्म थिकनेस सभी पढ़ा जाए। अब ये थिकर है लाइनर तो इसकी फिल्म थिकनेस भी ज़्यादा होगी, वार्निश से 25 माइक्रोमीटर है, उसकी 5 to 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, और चौथा डिफरेंस क्या है, अप्लाइड ऑन डेंटीन ओनली, जो लाइनर्स होते हैं ना वो डेंटीन पर अप्लाई किए जाते हैं, जबकि जो वार्निश होते हैं ना वो अप्लाइड ऑन डेंटीन एंड फ्रिक्वेंटली ऑन एनिमल। ठीक है, मतलब डेंटीन पे भी अप्लाई होते हैं और फ्रिक्वेंटली एनिमल पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि वार्निश और लाइनर्स में ये डिफरेंस है कि वार्निश थिनर होता है, थिनर होगा तो फिल्म थिकनेस भी कम होगी, 5 to 10 माइक्रोमीटर है, जबकि लाइनर थिकर होता है वार्निश से, जिसकी जाहिर से बात थिकर है तो ग्रेटर फिल्म थिकनेस होगी वार्निश से, जो कि 25 माइक्रोमीटर है,
और लाइनर जो है थेरेपेटिक एजेंट कैरी करता है, जबकि वार्निश में कोई थेरेपेटिक एजेंट नहीं होते। और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लाइनर जस्ट डेंटिन पे अप्लाई होता है, जबकि वार्निश जो है डेंटिन पे भी अप्लाई होता है, फ्रिक्वेंटली इनेमल पे भी अप्लाई होता है। अब आपको पता है कि फर्स्ट जो सरफेस होती है तुत की वो इनेमल होती है, ठीक है, उसके बाद अंदर डेंटिन होती है, ठीक है, उसके बाद पल्प होती है, ठीक है। तो ये सारे आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आपने पढ़े भी होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कैविटी बनाई है और वो कैविटी इतनी डीप चली गई है कि डेंटिन जो है, डेंटिन जो सेकंड लेयर है तुत की, वो क्या हो रही है, अगर मैं सही से बनाऊँ ना ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए ये हमारा तुत है, ये हमारी कैविटी है, ठीक है। अब ये कैविटी जो है ना इतनी डीप बन गई है कि यहाँ पे डेंटिन जो है ना वो विजिबल हो गई है, डेंटिन सरफेस विजिबल हो गई है थोड़ी सी ना बीच में से। तो फिर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे जो है लाइनर अप्लाई करेंगे, सॉरी। अब लाइनर आपको पता है कि थिकर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हमें डेंटिन को कवर करना है तो थिकर चीज़ ही लगाएंगे ना, मीन लाइनर्स लगाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये लाइनर्स लगा दिया। अब लाइनर्स लगा, अब आपको दिख रहा है कि लाइनर कितना मोटा है, कितना थिकर है, क्योंकि इसकी ग्रेटर फिल्म थिकनेस है, थिकर देन वार्निश है, ठीक है। और ये डेंटिन पर अप्लाई हुआ है ना, क्योंकि डेंटिन दिख रही थी तो हमने डेंटिन पर अप्लाई कर दिया। अच्छा, जबकि अगर मैं दूसरी डायग्राम आपको दिखाऊँ, बना के दिखाऊँ, ठीक है। अब ये कैविटी बनी है, ठीक है, ये कैविटी बनी है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया, अब इसमें ये जो है इनेमल सरफेस तक ही है, कोई डेंटिन सरफेस विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम वार्निश हम डेंटिन पे भी वार्निश लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें जो है थिकर्स वो चाहिए, ठीक है, और हमें पल्पल इरिटेशन को प्रिवेंट करना है तो हम वार्निश की तरफ जाएंगे। अगर हम थेरेपेटिक एजेंट चाहिए तो लाइनर की तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी दूसरी कैविटी देख लें। अब यहाँ पे जो है मैं वार्निश अप्लाई करने जा रही हूँ, ठीक है। अब वार्निश के लिए आप देख रहे हैं कितनी थिन है, और इसमें आप देखेंगे कि अगर पिन होल्स डेवलप हो रहे हैं तो सेकेंड लेयर लगा दो, ठीक है, अगर फिर भी डेवलप थर्ड लेयर लगा दो तो ये वार्निश है। ये डेंटिन पे भी अप्लाई हो सकते हैं, इनेमल पे भी अप्लाई हो सकते हैं वार्निश, और इसमें कोई थेरेपेटिक एजेंट नहीं होता, फिल्म थिकनेस कम होती है, थिनर होता है। जबकि लाइनर थिकर होता है, थेरेपेटिक एजेंट कैरी करता है, ग्रेटर फिल्म थिकनेस होती है और डेंटिन पर अप्लाई होता है। तो बेटे मैंने आपको बार बार बता दिया क्योंकि ये आप बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद कैविटी बेसिस पर आ जाओ। तो बेटे बेसिस क्या होते हैं, लेयर ऑफ इंसुलेटिंग समटाइम्स मेडिकेटेड सीमेंट्स, वही बताया कि थर्मल इंसुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, पल्प को इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए बेसिस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, लेयर ऑफ इंसुलेटिंग समटाइम मेडिकेटेड सीमेंट प्लेस इन द डीप पोर्शन ऑफ द प्रिपरेशन टू प्रोटेक्ट पल्पल टिश्यू फ्रॉम थर्मल एंड केमिकल इंजरी। वही बात हो गई कि थर्मल और केमिकल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई कैविटी आपने बहुत डीप बना दी है तो वहाँ पे अगर आपको डर है कि पल्पल इरिटेशन कोज हो जाएगी तो आपको उस जगह को थर्मल और केमिकल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए आप बेस अप्लाई करेंगे। आप क्या अप्लाई करेंगे, आप बेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि एक थर्मल इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होगी, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू लाइनर द बेसिस आर अप्लाइड इन मच थिकर लेयर। अब आप बोलेंगे कि मैम फिर लाइनर में क्या फ़र्क है, लाइनर में भी तो आपने यही बताया था बेटे, जो बेसिस होते हैं ना, बेसिस वो जो है बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है, लाइनर से भी ज़्यादा थिक लेयर होती है। इन कंट्रास्ट टू लाइनर दी बेसिस आर अप्लाइड इन मच थिकर लेयर, बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है, ठीक है, जो कि मोर देन 0.75 मिलीमीटर होती है। दे प्रोटेक्ट पल्प फ्रॉम थर्मल इंसल्ट्स, गैल्वानिक शॉक। ये थर्मल इंसल्ट से, गैल्वानिक शॉक से मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड कंडेंसेशन, और वो मटेरियल जो स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि वो विथस्टैंड कर सके विथस्टैंड कंडेंसेशन फोर्सेस, ठीक है बेटे। तो ये मैंने कैविटी बेसिस का बता दिया आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप लाइनर और बेस में तो कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया कि बेसिस की ज़्यादा थिकर लेयर होती है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। ये MCQs BCQs में भी आ जाती है कि मोर थिक अप्लाइड इन थिकर लेयर्स मोर देन 0.7 मिलीमीटर, ठीक है। और ये ना सिर्फ थर्मल इंसल्ट से, गैल्वानिक शॉक से मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग, और ये बेस जो है ना स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि ये विथस्टैंड कर सके कंडेंसेशन फोर्सेस को, क्योंकि ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है बेसिस की, ठीक है। जाहिर सी बात है थिकर है, ठीक है। तो ये हमें फिर देखना पड़ता है कि कहाँ कौन सी चीज़ बेस्ट रहेगी, बेस लगाना, लाइनर लगाना बेस्ट रहेगा, वार्निश लगाना, ठीक है। तो ये कंडीशन पे बेस करता है। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें A to Z बता दी है, अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद बताएंगे क्या चीज़ सुटेबल रहेगी।
अच्छा, ये जो है लाइनर बेसिस और सीमेंट्स के बारे में, और ये आपको सीमेंट्स बताए हुए हैं, इसका यूजेस बताया हुआ है, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैविटी लाइनर्स के तौर पे आपने देखा, ठीक है, मिक्स क्विकली इन अ स्मॉल एरिया ऑफ पेपर पेड, ठीक है, और 10 सेकेंड इसका मिक्सिंग टाइम है, और यूनिफॉर्म कलर है, और सेटिंग टाइम 2 से 3 मिनट है। जिंक फॉस्फेट को ल्यूटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये सब कुछ आपने खुद पढ़ना है क्योंकि मैं आगे आपको समझाऊंगी, ठीक है, तो आपने, और जिंक फॉस्फेट को एज अ बेस भी यूज़ किया जाता है। ग्लास आइनोमर ल्यूटिंग एजेंट बेस की तौर पर भी यूज़ होता है। जिंक सार्जिनोल बेस एंड टेम्परेरी रेस्टोरेशन, पॉलीकार्बोक्सिल ल्यूटिंग एजेंट इंटरमीडिएट बेस, टेम्परेरी ल्यूटिंग एजेंट, ठीक है, और कंपोजिट ल्यूटिंग एजेंट, ये सारे जो है ना, ये आप खुद अभी फ़िलहाल स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, अब ये मतलब ये पूरी समरी है। अभी मैं आपको समरी तो दे नहीं सकती क्योंकि अभी मैंने आपको इंडिविजुअल बेसिस पे सीमेंट पढ़ाने, तो पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर आप ये खुद ही लास्ट में देख लीजिएगा। सो फर्स्ट सीमेंट है हमारा सिलिकेट सीमेंट। इंशाल्लाह इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हर सीमेंट को अलग अलग वीडियो में जो है प्रोवाइड कर सकूँ आप, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो बेटे लाइक करना नहीं भूलेगा क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तभी जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं मोर जो है आपके लिए वर्क कर पाऊँगी। और इंशाल्लाह भी जो है मैं OB के भी लेक्चर स्टार्ट करने मुझे, ठीक है, माइक्रो का भी मैं सोच रही हूँ, तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं ये डेंटल पूरा DM जो है सेशन मुझे नवंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो वीडियोस अपलोड हो रही है आपने फ़ौरन के फ़ौरन देख लेनी है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सिलिकेट सीमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।